अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसा कि आज उम्मीद थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में आज MOU साइन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। हालांकि हारमूज से अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी उन उम्मीदों पर इजराइल ने पानी फेर दिया है। जब लेबनान पर अचानक से भयानक बमबारी कर दी तो जाहिर सी बात है कि ईरान फिलहाल डील से पीछे हटा है। अब ये डील कब होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब भी अमेरिका डील का प्रयास करता है इजराइल उसमें कोई न कोई ऐसी कांड को अंजाम दे देता है कि वो डील रुक जाती है। मामला क्या है, आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, हम सब ये उम्मीद कर रहे थे और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज यानी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो 14 पॉइंट्स हैं उन पर सहमति हो जाएगी। और ये सहमति ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज बस साइन होना है, क्योंकि इस MOU पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने और ईरान के राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। गारंटर पाकिस्तान बना हुआ है। आज इस डील को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस के सामने और ईरानी डेलीगेशन को इसे हस्तांतरित करना था। आज इस आयोजन के ठीक पहले लेबनान पर इजराइल ने इतने बम मारे कि 14 लोगों की मौत हुई। लेबनान ने भी उसका जवाब दिया और इजराइल के 4 सैनिक मारे गए। लेबनान पर की गई इस बमबारी ने इस MOU को रोक दिया। इस MOU के रुकने का जो सीधा इम्पैक्ट है वो सिर्फ 2-1 देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ा है। तो ऐसा क्या है और ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पीस आने वाली होती है, डोनाल्ड ट्रंप जब कोई डील करने वाले होते हैं, जब मसौदा लगभग तय हो जाता है, जब बातें लगभग फाइनल हो जाती हैं, ठीक उसी वक्त इजराइल कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े कारनामों को अंजाम देता है कि डील हो नहीं पाती। पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इजराइल तो अमेरिका के कहने पर चलता है। और कल जिस तरह से JD वैंस ने इजराइल को धोया, फटकारा और हड़काया कि आप जितने रिसोर्सेज, बम, युद्धक सामग्री और आपका जो कुछ बचाव है अमेरिका के कारण है। आपके 2/3 इक्विपमेंट या हथियार हमारे दिए हुए हैं, हमारे टैक्स के डॉलर के पैसे से आपकी व्यवस्था चलती है। तो बहनों भाइयों, फिर ये हुआ क्यों? दरअसल इजराइल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका किसी पीस डील पे जाएं। वो इस वार्ता को सैबोटाज करना चाहता है, उसको रोकना चाहता है, क्योंकि एक बार अगर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रतिबंध ईरान पर के लिए उपलब्ध हो गए तो ईरान मजबूत होगा, ताकतवर होगा, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और कूटनीतिक रूप से भी। क्योंकि इस पूरे युद्ध में ईरान ने जितने सब्र और संयम के साथ निगोशिएशन किया है, दुनिया के राजनयिकों के लिए एक केस स्टडी है कि निगोशिएशन कैसे किया जाता है, अपने देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके कैसे किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है जो MOU का हिस्सा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ईरान बंद करेगा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से जांच करवाएगा। बदले में उसे मिल क्या रहा है? $300 बिलियन, भारतीय रुपए में 28 लाख करोड़, भारत सरकार का बजट से लगभग आधा। ये उसको युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में मिल रहा है। दुनिया भर में जो उसके एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं अमेरिका और दूसरे देशों ने, वो फ्री। वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था जिसको स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, ईरान के लिए ओपन होगा। दुनिया भर में जो ईरान के तेल पर प्रतिबंध है, वो चीन के अलावा किसी को नहीं बेच पाते, तस्करी का रूट इस्तेमाल करते हैं। अब ईरान के लिए वैश्विक बाजार तेल का खुला होगा। अपने मिसाइल प्रोग्राम वो जारी रख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा। तो इससे ज़्यादा विन विन सिचुएशन, पोजीशन, निगोशिएशन शायद कोई नहीं हो सकता। मैं तो भारत के जितने भी राजनयिक हैं, कूटनीतिक लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, सबसे कहूँगा कि इसको केस स्टडी के तौर पर याद रखें, पढ़ें इसको,
कि निगोशिएशन स्ट्रांगली अपने मुद्दों पे डट के अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कितना बेहतर निगोशिएट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट को अपने कंट्री के सेव कर पाते हैं, ये डील उसकी उदाहरण है। लेकिन अभी इस पर साइन नहीं हुआ है। अमेरिका तो डिस्परेशन दिखा रहा है, बेताब है कि किसी तरह डील साइन हो, लेकिन आज ईरान पीछे हटा और उसने कहा लेबनान पे बम क्यों मारा। अमेरिका इजराइल को हड़का रहा है, लेकिन अमेरिका जो कह रहा है इजराइल उसका उल्टा कर रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे के ऐसे अलाई हैं जो अलग हो ही नहीं सकते। तो फिर इस डील को सैबोटाज करने के पीछे क्या अमेरिका की ही कोई एजेंसी है, या अमेरिका का ही कोई गुट है, या फिर इजराइल अब अमेरिका की कमांड को नहीं मान रहा है। बहनों भाइयों, हमारा इंटरेस्ट ये है, हम कोई अंतर्राष्ट्रीय चर्चा नहीं करना चाहते। हमारा बेस्ट पॉलिटिकल, हमारा बेस्ट इकोनॉमिकल, हमारा बेस्ट एनर्जी इंटरेस्ट इस बात का है कि ये डील साइन हो जाए, हार्मूज पे पीस आ जाए, हमारी एनर्जी का फ्लो वापस उसी पोजीशन पे चला जाए, हमारी फर्टिलाइज़र का फ्लो उसी पोजीशन पे चला जाए जहाँ पर 28 फरवरी के बाद से रुका था। हमारा इंटरेस्ट इतना है, लेकिन दुनिया भर का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। तो क्या इजराइल के रहते अमेरिका और ईरान कोई डील साइन कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो इजराइल को रोकेगा कौन, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा बड़ी इंटरनेशनल है। ईरान ने दो सुपर पावर, अमेरिका उसकी पूरी मिलिट्री माइट मिसाइल्स के सामने भी खड़ा होकर के, इजराइल के सामने भी, और हॉर्मूज को बंद रखा, जिसपे अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली पर खोल नहीं पाया। तो ये बैटल टेस्टेड हो गया है। तो लॉन्ग टर्म में ईरान अब एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। ये जो सहमति बनी है, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है, अभी एक फाइनल पीस डील नहीं है। और इसकी वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब रीओपन होने जा रहा है, जिससे कि विश्व में जो ऑयल के और गैस के जो दामों में जो एक उछाल आ गया था, उससे अब एक बड़ी राहत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलने जा रही है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार में फॉरेन सेक्रेटरी सुरेश गोयल जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बहुत ही जाने माने पत्रकार हस्साम दुर्रानी साहब भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर करोरी सिंह हमारे साथ, प्रोफेसर करोरी सिंह साहब मौजूद हैं, देश के बहुत ही प्रख्यात फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं। और लंदन से हमारे साथ, इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जाने माने विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। और आलोक वत्स बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमें नोएडा से कनेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। मैं पहली डिबेट सुरेश गोयल जी से शुरू करता हूं, जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के। बहुत शुक्रिया गोयल साहब। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज आप हमें गुड न्यूज़ दोगे, आज हमें साइन किया हुआ आप MOU बताओगे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये अचानक से ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई कि इतना हाई प्रोफाइल वैश्विक आयोजन पोस्टपोन्ड हो गया? नमस्कार। पहले तो ब्रजेश जी, आपके साथ बात करके हमेशा अच्छा लगता है जी, क्योंकि बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी रीजनेबल डिबेट होती है। तो पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया मेरे को। समय कम है, लेकिन जितना मेरे को मैं कह सकता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं भी खुल करके बोलता हूँ, मेरे लिए पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम पर जी, जितने की भारत के हित। तो मैं शुरू करता हूँ कि आपका पहला सवाल की गुड न्यूज मिलने वाली थी आज। जहां तक मुझको मालूम है, कल शाम तक, आज सवेरे तक भी न्यूज ये थी कि MOU पर इलेक्ट्रॉनिकली प्रेसिडेंट और ईरानियन प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद शायद जिनीवा में साइन करना मुमकिन ना हो या जरूरत ना हो। तो जहां तक साइन करने की बात थी, वो पहले ही डावाडोल थी, क्योंकि MOU वर्चुअली साइन हो गया था। जहां तक कल का शाम तक का और आज सवेरे तक का मेरे को अनुमान था, उसके बाद में जाकर कहीं बिजी रहा। एक तो बात ये है, तो उस पर साइन हुए या नहीं हुए, क्या, मैं उस बात को इतना महत्व नहीं दूंगा जितना ये कि ट्रंप और पेजेस्टियान दोनों ने इसके ऊपर वर्चुअली साइन कर दिए हैं विद पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, जो एक बड़ी
हास्यास्पद चीज है जी। एक तो ये। दूसरी चीज ये है कि ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यकीन यही था कि ये एमओयू ज्यादा चलने वाला नहीं है। इस एमओयू के में जो शर्तें हैं कि सब तरफ युद्ध रोका जाएगा इंक्लूडिंग इन लेबनान, जो ये शर्तें हैं कि ईरान को $300 बिलियन का रेपरेशन फंड बनेगा, ये सारी चीजें मिला मिलू करके लग रहा था कि कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और ये इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। जी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि आज इजराइल ने बमबार कर दिया, बमबार करने की भी उम्मीद थी कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, लेकिन इतने भारी स्केल पर जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। इससे ये साफ जाहिर है कि इजराइल के लिए यूएसए का जो एक ये एमओयू साइन करना जी। उसका कोई महत्व नहीं है। इजराइल के लिए जो महत्व है, जो कह चुके हैं नेतान्याहू कल भी, कि उनके लिए महत्व है इजराइल की अपनी सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जैसे देखते हैं और उस सिक्योरिटी में सीरिया का गोलन हाइट, लेबनान, साउथ लेबनान अपने पास रखना, गाजा को अपने पास रखना, एक तरह से ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। इजराइल नहीं चाहता और कि अमेरिका और ईरान में डील हो। जी, मैं उसी के ऊपर आ रहा था अभी। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इजराइल के लिए ईरान से यूएसए की डील में वो अपना नुकसान देखता है कि उसको परेशानी होगी, उसमें फायदा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इजराइल के अलावा बाकी सारे जो गल्फ के देश हैं, सऊदी अरेबिया, बहराइन, कतार, वो क्या चाहते हैं, जहां पर यूएसए के बेसिस हैं। इस समय पर ऑयल का मूवमेंट, जो ट्रेड का मूवमेंट है, उसके लिए स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुला होना जरूरी है। जी। तो ज्यादातर खाड़ी के देश चाहते हैं कि खुल जाए। अब सिचुएशन ये आ गई है कि पहले इजराइल और खाड़ी के देश साथ में थे और यूएसए साथ में था। अब खाड़ी के देश अलग हो गए हैं, यूएसए अलग हो गया है, इजराइल अकेला पड़ गया है। इजराइल अकेला कब तक करेगा ये देखने वाली बात है। सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि इजराइल तो सहमत नहीं है इस डील के लिए। मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश क्या चाहते हैं, ये डील हो या अमेरिका ईरान पर अटैक करे? उनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है? मिडिल ईस्ट चाहता है कि डील हो, क्योंकि उनके लिए जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड रूट जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से जा रहा है या जो रेड सी से जा रहा है, जो ये बंदल बाबा से, ये ट्रेड रूट बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो वो चाहते हैं डील हो, लेकिन उम्मीद ये थी कि इसमें अड़चन आएगी 4 जुलाई के बाद। 4 जुलाई से पहले ही अड़चन आ जाएगी, इसकी उम्मीद कम थी। तो अब ये देखना है कि इसके बाद अमेरिका का रवैया क्या रहता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि एमओयू पर साइन तो हो गए हैं सर। वैसे ये तो वही बात हुई कि कोर्ट मैरिज कर लिया आपने, लेकिन जब तक रिसेप्शन नहीं करेंगे, मंच पे नहीं आएंगे, जयमाला नहीं डालेंगे, तो प्रोफेसर अरुण कुमार को, करोरी सिंह जी को, हमें, आपको कैसे पता चलेगा कि शादी हो गई? तो आज का आयोजन न होना ये शादी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ सर। आपसे ही एक छोटा सा रिप्लाई चाहता हूँ इस पे। जी, झटका है, लेकिन देखिए अभी शादी के रिचुअल्स पूरे होने में, जयमाला डालने में और शादी कंज्यूमेट करने में एक रात को तो टाइम लगता है ना। जी, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मेरा ख्याल है अभी अमेरिका का रुख देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है अमेरिका का रुख काफी कड़ा होगा, खास तौर पर खाड़ी के देशों के साथ मिलकर के। बाकी ट्रंप को आप जानते ही हैं, उनका कभी कुछ पता चलता नहीं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं करोरी सिंह साहब को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी क्लोजली इस पूरी वार को और इस सिचुएशन को मॉनिटर किया था। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बड़े सख्त निगोसिएशन के बाद एक एमओयू तय हुआ था। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज साइन हो जाएगा, लेकिन ये साइन नहीं हुआ। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईरानियन इतने शानदार निगोसिएटर कैसे हैं? दूसरा, आज जो डील साइन होनी थी वो क्यों नहीं हुई? और आप क्या इसमें कोई खतरा देख रहे हैं, या आप साइन हो गया जैसे गोयल साहब कह रहे हैं, अब ज़्यादा चिंता की बात नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, मैं 2 बातें सबसे पहले कहना चाहूँगा। एक तो जिसको हम समझौता पत्र या डील कहते हैं, ये डील नहीं है,
एक समझ पत्र है, और जो कतर की मध्यस्थता से कई हफ्ते पहले तैयार हो गया था, वही 14 पॉइंट हैं। इसमें पाकिस्तान कितना इन्वॉल्वमेंट है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कतर की मध्यस्थता से ये पॉइंट्स तैयार हो गए थे, और वही समझ पत्र है। और समझ पत्र इसलिए है कि इससे हम आगे समझौते की तरफ बढ़ें, डील की तरफ बढ़ें, किस तरीके से बढ़ें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में विश्वास का संकट नहीं है, विश्वसनीयता का संकट है। क्योंकि पिछले एक साल से जिस तरह से अनुभव है, पिछले साल जून में और इस साल फरवरी में, दोनों के बीच में नेगोशिएशन फाइनल स्टेज पे था, और उस समय इजराइल ने स्ट्राइक किया, इजराइल ने वार शुरू किया, और अमेरिका ने उसको फॉलो किया। और अमेरिका और इजराइल ने मिलके नहीं किया, दोनों कोऑर्डिनेटेड थे, जॉइंट एक्शन नहीं था, जॉइंट ऑपरेशन नहीं था। तो अमेरिका का वार अलग था, इजराइल का अलग था। अब जिस हम समझौते की बात कर रहे हैं, जो समझ पत्र तैयार हुआ है, वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है, और उसमें ट्रंप की बहुत सी मजबूरियां थी, घरेलू राजनीति की भी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी, और वो चाहते थे कि किसी न किसी रूप में निकलें। शायद उनको ये एहसास हो रहा था कि क्या मैं इसको डिस्प्रेशन शब्द का नाम दे सकता हूं कि ट्रंप बेताब थे कि ये डील हो जाए? हाँ, बेताब होने का कारण है, उनको लग रहा था कि अपनी जो टीम के सदस्य हैं, हेगसेथ वगैरह, क्योंकि जेडी वेंस अलग थे, हेगसेथ रूबियो अलग थे, एक तो उन पे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने मुझे इस ट्रैप में लिया है। दूसरा, इजराइल ने 11 फरवरी को नेतन्याहू ने जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें ऐसा प्रेजेंटेशन दिया कि 2 दिन में कोलैप्स हो जाएगा ईरान का पूरा सिस्टम। तो फोर्थ स्टेज उसमें कोई मामला नहीं बैठ पाया, वहां कोलैप्स नहीं हुआ। और इसीलिए ट्रंप ने ये शुरू करने से पहले किसी से भी कंसल्ट नहीं किया। पहले अमेरिका जहां भी इन्वॉल्व हुआ, अपने अलाइज थे, मित्रों से कंसल्ट किया, उनकी टीम बनाई, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, और इसमें किसी को भी अपने मित्रों को कंसल्ट नहीं किया। तो ट्रंप साहब को यह एहसास हो गया कि मैंने तो गलती कर दी। अब मुझे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, उस पर थोड़ा रोशनी डालें। गोयल साहब ने भी उस पर रोशनी डाली, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी अमेरिका ईरान के साथ किसी डील के बहुत करीब होता है, लगभग वो डील या MOU जो भी आप नाम दें उसके करीब होता है, ईरान कुछ न कुछ कांड कर देता है। आपको पिछला वाला याद होगा कि जब डील के बहुत करीब पहुंच गए थे, उस वक्त ईरान के ऊपर और लेबनान पर बहुत भयानक बमबारी पिछले 15-20 दिन पहले इजराइल ने की थी। आपको ध्यान होगा कि ट्रंप ने फ़ोन करके नेतन्याहू को गंदी गंदी गालियां भी दी थी, वो बड़ी खबर चर्चा में रही। आज अब जब डील साइन होनी थी तो फिर सुबह बमबारी शुरू हो गई। तो क्या इजराइल पर अमेरिका का कंट्रोल ख़त्म हो गया है, या इजराइल अमेरिका के ही किसी के इशारे पर इस तरह का सैबोटाज करता है? क्या मुझे पूछा है? जी, आपसे पूछा है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह के हालात हैं, जो पिछली फरवरी में जेनेवा में जिस स्टेज पे था, अभी तो उस स्टेज से भी बहुत दूर है। और अगर मैं इसको पॉलिटिक वे में कहूं, तो ट्रंप साहब को ऐसा लग रहा है कि जंग की इस बिसात पे अजीब मात हो गई, यकीन लुटा के चल दिए, गुमा बचा के रह गए। तो ये ट्रंप साहब का हालात है, क्योंकि यकीन ट्रंप साहब का न तो इजराइल कर रहा है न ईरान कर रहा है, दोनों पे वो यकीन खो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन अपना गुमान बचाने में लगे हुए। कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। रूलिंग पार्टी बीजेपी के लीडर आलोक वत्स जी मेरे साथ नोएडा से कनेक्ट हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। जब ऐसा लग रहा था कि पीस आ गई है, डील लगभग साइन हो गई है और स्थिति हम 28 फरवरी के पहले के हालात की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तक आज फिर इजराइल ने कांड कर दिया। तो भारत सरकार कोई इफर्ट कर रही है? आप लोगों को कोई जानकारी है कि हम ये पीस डील कब देख पाएंगे? देखिए, इस पूरे प्रकरण में अगर किसी की भद पिटी है और कोई कैच लाइन सिचुएशन में आकर उससे निकलने की बेताबी में है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने जिस तरीके से ये वार शुरू कराया,
इनको लगता था कि ये केक वॉक हो जाएगा। यही गलती या इसी मानसिकता से रशिया ने भी यूक्रेन पर अटैक किया था। अब वर्ल्ड के लोगों ने भी समझा था कि वेपनरी में कोई मुकाबला नहीं है इनका, ये तो ध्वस्त हो जाएंगे। 2 या 3 दिन 4 दिन बहुत है, और उसके ऊपर इतना बड़ा फाइटर इजराइल का साथ। मैं समझता हूं वर्ल्ड में जो आज सबसे बेस्ट फाइटर में गिने जाते हैं उसमें इजराइल की आर्मी की भी एक नंबर होगा। सही है। ये वही बात हो गई कि जिस 2 तरीके सूमो से- पहलवान के बीच कोई सीकिया फंस जाए, लेकिन सीकिया ने दोनों सूमो को पटक दिया। लगभग आप जो कह रहे हैं वो सही है, और मेरा भी अभिप्राय यही है। 3.5-4 बरस तो हो गया यूक्रेन लड़ाई को भी, और मैं समझता हूँ 6-7-8 महीना ये ईरान और अमेरिका का वार भी ये इजराइल वाला चल रहा था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कितनी जल्दी हम इस चीज से बाहर आ जाएं, और ईरान इतनी जल्दी में नहीं है। अगर ईरान इस तरीके से पिट चुका होता, घुटने पे आ चुका होता, लेट चुका होता सड़क पे, तो वो किसी भी शर्त पर समझौता करने के लिए राजी हो जाता। तो आपके मुताबिक इस डील की बेताबी किसकी है? जैसा उसने किया नहीं अमेरिका है, की अभी तक या ऐसा ईरान नहीं बेताब है? दिखा रहा है। हाँ, अभी कहीं से आपको ईरान की बेताबी नहीं नजर आ रही है। वो संयमित बात बोल रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने अब इजराइल का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वो लेबनान पर इनकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज करके बम्बार्डिंग चालू रखे हुए हैं। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। पता नहीं उसकी क्या मंशा है जी। और अपने को जी कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। हम तो ये सोच रहे थे कि आज डील साइन हो जाएगी, लेकिन आज फिर डील साइन नहीं हुई, और हमारा पूरा एनर्जी फ्लो जो पश्चिम एशिया से आता है आज भी बाधित है। क्या कोई आसार हैं, और आप अपोजिशन पार्टी होने के नाते क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल जिस तरह से एमओयू जो साइन हुआ है, शब्दों और भावना दोनों के संदर्भ में यदि इसको देखें, बेशक आज का जो भी इनका इवेंट मैनेजमेंट था, पर टेक्निकली इन 14 पॉइंट पर ये लोग सहमत भी हो गए हैं कुछ हद तक। यदि ये कायम रहता है तो वाकई विश्व शांति के लिए भी, और स्टेट ऑफ हार्मुज, और सही पूछे तो वेस्ट एशिया की शांति के लिए भी प्रभावी रहेगा, और ये सबके हित में होगा। पर एमओयू के बदले मुझे कभी कभी लग रहा है कि ये एम ना हो जाए, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बदले मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग न डेवलप हो जाए। अभी 60 दिन के बाद ही इसकी सच्चाई को स्वीकारा जा सकता है। दूसरी बात, इस पूरे जो हुआ है एकॉर्ड, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन इसका नाम भी दिया गया है, तो ये हमारे लिए एक अलग सी चुनौतियों का, संकट का एक दौर शुरू हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की इस पूरे दौर दरमियान क्षेत्रीय हैसियत और वैश्विक प्रभाव बढ़ा है, कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा झटका मैं मानता हूं, क्योंकि दक्षिण आपकी चिंता यह है कि इसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड क्यों है, या आपकी चिंता यह है कि यह डील साइन नहीं हो पा रही, अड़चन है? नहीं, दोनों डील तो साइन अभी फिलहाल तो इनकी हो गई है। ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के बिहाफ पर तो हो गई है। इजराइल इसको अपना हानि मान रहा है और अपना हार मान रहा है, इसलिए देखिए फिर लेबनान में उसने उठापटक शुरू कर दिया। पर सच है कि अमेरिका अब इससे बाहर जाना चाहता है, और यह भी दर्शाता है इस पूरे प्रक्रम में कि सैन्य शक्ति की भी एक अपनी लिमिट, सीमाएं होती हैं, लिमिट होता है। चाहे आप कितने बड़े शक्तिवान हो, पर यदि कोई देश प्रतिरोध की क्षमता रखता है, रुझारूपन रखता है, तो आपको उसके इंटरेस्ट को सर्व करना होगा। ईरान ने दिखाया है। आप भारत की सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हो? देशों को सबसे ज्यादा संकट का दौर, भारत सरकार जो अभी तक जो रोल रखी है, अभी भी वो इजराइल के, क्या पता क्यों नेतान्याहू से इतना प्रेम अंधभक्ति है हमारे प्रधानमंत्री जी को। सच पूछिए तो ये भारत के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इजराइल का साथ देने का कोई औचित्य नहीं है।
पश्चिम एशिया में अब ईरान एक बड़ा Thank you, पावर sir. होकर के उभरने जा रहा है और हमको इस सच्चाई को स्वीकारना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इसमें हैसियत बढ़ी है, उसको कैसे हमें कट डाउन करना है, इसकी रणनीति और डिप्लोमेसी हमको अपनानी होगी। बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको लंदन ले चलता हूँ, वहाँ से प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको बड़े ऑड आवर्स में मैं परेशान कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ समय कुछ और होगा और यहाँ समय कुछ और है, लेकिन शुक्रिया कि आपने समय दिया। तो ये बताइए कि ये ईरानियन डिप्लोमेट्स या ईरानियन लीडर्स, इतना निगोशिएशन इन्हें कैसे आता है कि क्या निगोशिएट किया बड़े सब्र और संयम के साथ कि दुनिया भर के लोग हैरान हैं कि साहब $300 बिलियन ले आए, पूरी इकोनॉमी खोल लिए, ऑयल फ्लो पूरा उनका वो क्लियर हो गया, उनके फ्रीज किए हुए सारे एसेट्स उन्हें मिलेंगे, मिसाइल प्रोग्राम वो कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स उन्हें रोकना पड़ेगा। सिर्फ ये मुझे इशू समझ में आया। आप इस निगोशिएशन को कैसे आकलन करते हो? शुक्रिया ब्रजेश जी बुलाने के लिए। आशा करता हूँ सुन सकते होंगे मुझे जी वहाँ क्लियरली। एक्चुअली अगर आप मेमोरेंडम के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स में इसमें हमें ईरान का जो पड़ रहा है वो भारी पड़ रहा है। उनकी जितनी भी बातें थी वो अपनी बात मनवा रहे हैं। और रही बात आपने कहा कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी, वो उसमें बस इतना कहा गया है कि अभी वो फ्यूचर में नहीं लेंगे, जो एग्जिस्टिंग है उसको वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है उसके स्टैंडर्ड को मीट करेंगे। जो कि जो अगर हम ध्यान रखें, हम 3 महीने पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, जो युद्ध शुरू हुआ था उसका एक एम था कि हम ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो मीट नहीं हो रहा है। तो एक क्लैरिटी थी। नहीं, ये भी कहा था यूरेनियम, हम इनरिच्ड यूरेनियम हमें दे दो। जी जी, पर अभी वो कह रहे हैं कि जो है इस पे कोई फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 60 दिन के बाद जो है एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग हम बनाएंगे। तो एग्जिस्टिंग जो उनके एनरिच्ड यूरेनियम है उस पे क्या होता है, उस पे कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। जो सारे पॉइंट्स इमर्ज करके आ रहे हैं उसमें आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने जो नेगोशिएशन किए हैं वो ईरान की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप इन सब पॉइंट्स को क्यों मान रहे हैं। और अगर हम उस बात को समझेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा ये युद्ध एक्चुअली अमेरिका और ईरान या इजराइल के बीच में नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया का युद्ध है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो 2 बातें उन्होंने कहा जो ये एमओयू को साइन करने के पहले, और वो काफी नरम अपने बयानों में काफी नरम थे कंपेयर टू 3 महीने पहले। जी 1, दुनिया का ऑयल रिजर्व खत्म हो रहा है, भारत का भी ऑयल रिजर्व लिमिटेड है, ऑयल रिजर्व खत्म हो रहा है, उससे एक बड़ा संकट आ सकता है। अगर ये युद्ध अगले 3-4 महीने खींचता है तो ऐसा हो सकता है कि कई सारे देशों में तो ऑयल रिजर्व होगा आपकी ही बातों नहीं। का मैं एक निचोड़ ये मानूं कि ईरानियन निगोशिएशन अमेरिकन निगोशिएशन से ज्यादा बेहतर था। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। उसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो हर दिन का जो घाटा हो रहा है वो भी ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं बंद रखूं तो उससे हमें घाटा होगा, खाड़ी के देशों को घाटा होगा, पूरे विश्व को घाटा होगा। जी तो अब इस युद्ध का सीधा सीधा यही हो सकता है कि ये युद्ध जो है शांति की ओर ही जा सकता है। रही बात इजराइल के अटैक की, इजराइल के साथ दूसरी दिक्कत है, उनके साथ जो समस्या है वो उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की है। नेतन्याहू अगर कुछ नहीं करते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम आपको लंदन से सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ले चलते हैं और वहाँ के बड़े ही मशहूर पत्रकार हस्साम दुर्रानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दुर्रानी साहब बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका। फिरनी तो मैंने मंगाई थी लेकिन अब भेजूं कैसे, ये संकट आ गया था। लेकिन अब आज आप जुड़ गए हैं तो मुझे आपसे ये जानना था कि मुझे लगा था कि आज गुड न्यूज़ मिलेगी कि ये डील साइन हो जाएगी, लेकिन अफसोस की बात ये फिर साइन नहीं हुई। अब कारण क्या रहा? आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं आज के घटनाक्रम को? ब्रजेश, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरी बात ये थी कि आपने अगर नियत कर ली है तो आप ये समझे कि फिरनी मुझ तक पहुंच गई। तो मैं एक काम क्योंकि करता हूं हमारे कि आपकी फिरनी करोरी सिंह साहब को खिला देता हूं और आप ये मान लेना कि ये खा लिया है।
मैंने आपसे वही अर्ज की जी। कि बल्कि हमारे यहाँ पे कहते हैं नियत करो, नियत का भी सवाब होता है। तो अगर आपने मुझे फिरनी खिलाने की नियत कर ली तो मैंने फिरनी खा ली सर, बड़ी मोहब्बत आपकी। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि ये जो अभी जो गुफ्तगू हुई है इसमें अभी जो हमारे भाई बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने बात कही है कि जो 14 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स जो हैं बेसिकली जो आए हैं, जिसमें से 13 पॉइंट्स जो है जो कि ईरान के हक में जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं वो ईरान की मर्जी के मुताबिक हुई हैं। आप ये कह सकते हैं कि पावर जो थी वो ईरान के हाथ में थी, इस पूरी डायरेक्शन उसके हाथ में थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, कल भी मेरी जो है तेहरान में जो है हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी। और आपको पता है कि ईरान की सबसे बड़ी जो न्यूज़ एजेंसी इरना न्यूज़ जो है उनका पाकिस्तान में यहाँ पे भी एक सेटअप है, बैरो इनका ऑफिस है, उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई। और ईरान में जो है इरना न्यूज़ के जो करता धरता है, यानी कि वहाँ पे जो इनके टीम मेंबर्स हैं, उनसे भी मेरी जी। बात हुई है। और मेरा जो एक कंसर्न था जो कि बेसिकली मैं उनसे करना ये चाह रहा था कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके जानब से मुसलसल फतवे आने शुरू हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जो शख्स मुलाकात करेगा या डोनाल्ड ट्रंप से जाके जो शख्स हाथ मिलाएगा वो वापस ईरान नहीं आ पाएगा। तो ये तो बेसिकली आप चाहते क्या, आप करना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जी हमारे सेंटिमेंट्स हैं, हमारे जो आयतुल्ला जो हैं उनको शहीद किया गया है, लिहाजा हम हमारे यहाँ पे एक बहुत एक जो अवाम है वो रिजिड है इस मामले में। वो कहते हैं कि ठीक है, फिलहाल जो ये लड़ाई जो है थोड़ी देर के लिए रुक गई है, लेकिन जंग जो है मुस्तकिल चलेगी। और ये जंग जो है ये एक बयानिए की जंग है, एक नैरेटिव की जंग है। तो जिसके ऊपर मैंने उनसे मेरा मेरा ये क्वेश्चन ये था कि भाई आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि पासदारान इनकलाब जो है वो काफी रिजिड हैं, तो भाई मेरे आप जरा अवाम को तो थोड़ा सा क्या मैं सुकून ये तो दें। समझूं कि ईरान में एक बड़ा वर्ग है जो इस डील को नहीं चाहता? जी बिल्कुल, मैं आपसे वही अर्ज करना मैं आपसे मैं उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। अब ब्रजेश भाई अगर आप थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ये यकीनी तौर पे आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और ब्रजेश भाई आपके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि जब आप इस चीज को अगर आप खुद से करेंगे तो आपको इसकी बहुत सारी डेप्थ के अंदर बहुत सारी चीजें आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अब उसके अंदर ये अब ये देखें कि ईरान जो है उसकी अगर हम एक्टिव फोर्स को अगर आप देखते हैं जो कि बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, वो तकरीबन 10 लाख के करीब उनकी फौज है। लेकिन उनकी जो रिजर्व फौज है जिसको पासदारान इनकलाब कहलाते हैं, जो कि बेसिकली सिर्फ इनकलाब को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है, जो कि इंटरनली उनके काम कर रही है, उसकी तादाद तकरीबन 15 से 18 लाख है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वहां पे पासदारान कितने रिजिड हैं। और कालीबाफ और इराकची के दरमियान में जो मसाइल हैं वो भी आपने खुद ही देख लिए हैं। और आपके ही लास्ट भी जब बात हो रही थी तो आपके प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात कही थी और आपको मैंने बताया भी था कि यार इस वक्त ये इशू है। और मेरी वर्किंग जो थी या मेरा जो सेंसेस थे, जो मैंने चीज स्मेल की थी, वो 2 से 3 दिन के बाद निकल के बाहर आ गई। और पूरी दुनिया ने ये बात कही कि इराकची और कालीबाफ साहब के दरमियान में जो मसाइल हैं वो बेसिकली वो उनकी पॉलिटिकल पावर और उनकी जो रिलीजियस पावर है उनके दरमियान के। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात अभी एक विषय फंसा, एक सब्जेक्ट, एक इशू है, आज की डील क्यों रुकी? उसकी सर रीजन भी मैं आपसे ये बात बता रहा हूं। उसकी रीजन भी यही है, क्यों? क्योंकि जब ये कहा गया था कि सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है वो वहां पे आएंगे और उसके साथ में जो है डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद होंगे। लेकिन जब ये इस किस्म की गुफ्तगू जब आपके मुल्क के इंटरनली शुरू हो जाएगी तो क्या पॉसिबल है कि अब सपोज मुझे छोटी सी एक बात करता हूँ ना, पाकिस्तान और भारत के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ जो है वो किसी तीसरे मुल्क में जाके जो है वो अपना कोई मुज़ाकरात करते हैं, तो यहाँ पे भारत के अंदर जो कुछ लोग उठ के ये कहना शुरू कर देंगे कि नरेंद्र मोदी ने अगर शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया तो हम उसका हाथ काट देंगे, या शहबाज शरीफ ने अगर नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया तो हम उसका हाथ काट देंगे। तो देखिए पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ कभी भी ये जो है ना अफोर्ड नहीं तो कर कोई सकते। मतलब डेलीगेशन टू डेलीगेशन बात कर लेंगे, उसमें ऐसा क्या? लेकिन सिर्फ लेकिन इसी उसमें भी विषय वो पे नहीं मान या रहे ना, उसमें भी लेबनान नहीं पर मान आज रहे। बमबारी हुई ये वजह कुछ लोग मान रहे हैं? जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। और उसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो कल जो था मैंने अपने जो मेरा यहाँ पे प्रोग्राम था, मैं जो यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ उसके अंदर भी मैंने जो है इसी फियर का मैंने जो है इजहार किया था। और मैंने उनको ये बात जो अपने प्रोग्राम अपने नाजरीन से ये बात में जो मैंने शेयर की थी कि ये जो बेसिकली पूरे जो मिडल ईस्ट है उसका जो ऑयल है वो पाइपलाइन के थ्रू जो है वो फलस्तीन की वाली साइड पे लेके जाया जाएगा। और पूरे यूरोप को ये बात बताई जाएगी कि कल को अगर हम लोग दोबारा अपना हुर्मुज़ जो है, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ईरान की वजह से अगर बंद होती है तो फिर हम आपको इंतहाई इजीली जो है अब यहाँ से हम आपको वेस्ट बैंक तो जो आप इस बेसिकली बात है को वहां लेकर से मुतमईन हैं कि ये एमओयू हस्तांतरित होगा, ये डील साइन होगी और ये अमल में आएगी? जी बिल्कुल है। उसकी रीजन ये है कि ईरान की जानब से जो है वो रूस और चाइना
और सऊदी अरब, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि उसके गारंटर के तौर पे हमें सामने आए नजर आए हैं। और अपना कल की अगर मैं बात करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बाकायदा तौर पे चाइना और रूस को उनका शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्होंने जो है वो किसी तरह से तो भी आज तो active नहीं part हुआ किया। दुर्रानी साहब, तो आज नहीं तो अब कब? आ, मेरा ख्याल है, मेरा 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 ये जाती ख्याल है, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि ये नेक्स्ट जो कमिंग वीक है उसके अंदर ये चीजें जो हैं वो होती नहीं, हुई हमारी नजर आ आपकी रही हैं। ख्वाहिश से ये डील नहीं होगी ना, फैक्चुअल नहीं, पोजीशन। मुझे मेरी जो मैंने जो चीज सेंस की है, अभी आप ये कह सकते हैं ब्रजेश भाई कि कुछ चीजें हम लोग स्मेल भी करते हैं। देखें, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, आप भी तजिया करते हैं, मैं भी तजिया करता हूं, और कुछ चीजों के साथ हम जब, और खास तौर पे जब हम किसी मुल्क के किसी सोर्सफुल पर्सन से अगर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमें चीजों का पता लगना चाहिए, लगना शुरू हो जाता है, वो अलग बात है कि फिर हम अपने हिसाब से जो है उनको एनालाइज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जो कमिंग वीक है इसके अंदर चीजें काफी हद तक हमें बेहतर बहुत होती हुई शुक्रिया नजर आएंगी। दुर्रानी साहब, कृपया हमारे साथ प्लीज़ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सुरेश गोयल साहब हमारे साथ अभी थोड़ी देर में वापस जुड़ेंगे, तो हम उनसे इस विषय पर और चर्चा करेंगे। मैं आपको करोरी सिंह साहब के पास ले चलता हूँ, फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं। सर, जैसा कि आपने दुर्रानी साहब को सुना, अरुण कुमार जी को भी सुना और गोयल साहब को भी सुना, दुर्रानी साहब ने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पेश किया और कहा कि इस डील के साइन न होने का कारण लीडरशिप में और ईरानियन सोसाइटी में, जो इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी है, उसमें मतभेद है। आप क्या सहमत हैं इससे? देखिए, ये आपने दूसरे साथियों से भी सवाल पूछा है कि ईरान इतना डिटरमिन क्यों है, ईरान इतने डिटर्मिनेशन के साथ नेगोशिएट कैसे कर रहा है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पर्शियन कल्चर और हिस्ट्री जिसने पढ़ी है कि किस तरह से पर्शियंस निर्णय लेते थे, निर्णय की प्रक्रिया क्या थी। एक तो वो संस्कार हैं, अपनी भाषा में मैं कहूँ संस्कार है। दूसरा ये कि ईरान का जो डिटर्मिनेशन है वो इनको इतना मजबूत बनाता है नेगोशिएशन में कि वो आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे। तीसरा यह है कि देखिए, दुनिया में एक ही कौम है जो करबला पे जियारत करने जाती है तो अपना कफन साथ लेके आती है, तो वहां शहादत का कंसेप्ट है, तो उसको आप आसानी से खत्म नहीं कर सकते। तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिस तरह से ईरान अपने आप को मजबूत दिखा रहा है और रणनीति अपनी मजबूत है। आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से अमेरिका इजराइल से कहीं कोई कंपैरिजन सर, नहीं। अगर, लेकिन जैसा कि दुर्रानी साहब बता रहे हैं, अगर आंतरिक मतभेद हैं ईरान की लीडरशिप में, तो फिर कैसे डील हो पाएगी और डील ऑनर कैसे होगी? देखिए, जब बाहर से एनिमी आता है ना, तो आंतरिक मतभेद को वो भुला देते हैं, और अभी जो उनके सामने है वो इनको शैतान मान के चलते हैं। वहां का इवन एवरेज आदमी भी अमेरिका और इजराइल को शैतान के रूप में देखते हैं। तो इस समय जो मतभेद हैं वो भुला सकते हैं, लेकिन अभी भी जो ये एमओयू हुआ है, ये मुझे लगता है कि ईरान के ज्यादा फेवर में है। दूसरा, जो इजराइल के लिए हम कह रहे हैं कि वो लेबनान और वो आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, इतनी मेहनत तो दुर्रानी साहब के देश ने की, शहबाज शरीफ ने इतनी मेहनत की, उनको क्या मिला? सिर्फ एक सिग्नेचर। देखिए, अभी भी जो कोई किसी को मिले जरूरी नहीं है। हम अगर कोई योगदान करते हैं विश्व शांति में, विश्व प्रगति में, तो हमें उसको मॉनेटरी टर्म्स में ज्यादा मेजर नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा के टर्म्स में भी बहुत सी चीजें होती हैं। और अभी सर, अगला देश $300 बिलियन ले गया, 300 बिलियन, 28 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। इसके लिए मैक्रो ने जब प्रेसिडेंट ट्रंप साइन कर रहे थे, तो उन्होंने ट्रंप को ये कहा कि इस जगह का जहां आप साइन कर रहे हैं बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकली ये कॉन्सिक्वेंशियल है। जर्मनी जब हार गया था पहले वर्ल्ड वार में, तो यहीं आया था, सिग्नेचर किए थे। जर्मनी ने अपने जो कंपनसेशन लिया था, बड़ी ऊंची बात मैक्रो ने कर दी। ट्रंप साहब को बहुत ऊंची बात समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि इतिहास का ज्ञान नहीं है ट्रंप साहब को। और अभी तो देखिए, लेबनान और इजराइल में शायद 5वीं बार सीज़फायर समझौता आज हो गया है, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से। 4 बार वाशिंगटन में हुआ, आज 5वीं बार भी हो गया है। तो हो सकता है कि वापस कुछ अच्छा माहौल बने और आगे समझौते की कुछ गुंजाइश बने। जी ब्रजेश। आलोक वत्स जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। आलोक जी, जैसा कि हमारे दुर्रानी साहब बता रहे हैं कि लेबनान तो एक कारण है, इजराइल भी एक कारण है, लेकिन ईरान के भीतर की जो लीडरशिप है, वहाँ का जो एलीट तबका है,
जो पावरफुल तबका है उसमें भी अमेरिका के साथ एमओयू को लेकर मतभेद है। इस बात पे क्या सहमति की जा सकती है? देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो साबित हो गया है कि ईरान में कट्टरपंथियों की संख्या बहुत है और वो वहाँ के चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने में भी सक्षम है। जो अभी बात सुनी कि जो भी ट्रंप से हाथ मिलाएगा उसका हाथ काट देंगे, वापस नहीं लौट के आएगा, ये सब कट्टरपंथी का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन एक चीज और है, मेरी भी ईरान में तेहरान में अपने कुछ दोस्तों से, जानने वालों से बातचीत हुई थी कि ईरान ध्वस्त बहुत बुरी तरीके से हो गया है। उसको रीबिल्ड करने में 2-4 डिकेड 5 डिकेड लग जाएंगे। अभी धर्म के नाम पर, कट्टरपंथी के नाम पर वो जो कुछ भी अपना दम दिखा रहा हो, और इधर डोनाल्ड ट्रंप भागना चाह रहे हैं कि डील साइन करें, हम भागे, वाही लूट लें, बोल दें कि मैंने कर दिया। तो बड़बोलेपन में तो उनका कोई सानी नहीं रखता है विश्व के नेताओं में। तो अभी जो डील हुई है अब देखिए G7 की समिट चल रही है, अगला आदमी एंट्री करता है और सबके बीच खड़ा होकर बड़ी ढिठाई से कहता है अगला आदमी, आई एम द बॉस। ये क्या व्यवहार है आलोक जी, समझ में नहीं आता। अरे मैंने कहा ना कि इसको तो पूरा दुनिया झेल रहा है, देख रहा है। क्या किसी ने अरे हम भी तो बर्दाश्त ही कर रहे हैं सर। इसके पहले अब बताइए कितनी बार उसने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवा दिया। किसने प्रतिरोध किया? बहुत गंदी गंदी बात कह चुका, बहुत अजीब। अरे उसने तो नेतन्याहू को गाली तक दी भाई, मतलब उस आदमी का तो कोई लेवल ही नहीं है। नहीं, उसकी जो दादागिरी है वो तो विश्व झेल रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा उसको। एक वर्ल्ड लीडर का नाम बताइए जिसने उसको कंडेम किया हो। ना, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो शिकार करेगा ना, फिर तो वो सब काम छोड़ के उसके पीछे लग जाएगा। फिर भाई मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो हर आदमी बचता है आलोक भाई, कोई नहीं चाहता कि उसके साथ कोई मसला हो। दुरानी साहब प्लीज बैठा। आप भी नहीं बोल पा रहे हो, देखो यही तो मसला है। ये डील होगी जी। मैं अजय उपाध्याय जी को आमंत्रित कर लेता हूं, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी के कुछ नहीं भारत तो शुरू से सिर्फ वर्ल्ड पीस की बात कर रहा है। भाई ट्रंप को कैसे हैंडल किया जाए? भाई उपाध्याय जी आपके पास कोई नुस्खा है? बोल ही नहीं पा रहे। उपाध्याय जी कोई नुस्खा है आपके पास? सर है। मोदी जी अभी जल्दी जाएंगे, जब भी मुलाकात इस बार होगी तो आप देखिएगा उसके लिए भी एक मेलोडी लेके जाएंगे, और मेलोडी लेकर के यदि देंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे सुनिए, मोदी जी के पास से बड़ा करोरी सिंह साहब मुझे बता रहे थे कि इसने मेलोनी को बड़ा गंदा बोल दिया कि मुझसे एक फोटो खिंचाने के लिए भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा रही थी, मैंने मना कर दिया। अभी मैंने मेलोनी का एक वीडियो देखा, वो ट्रंप को गिड़ा रही है। एक बात तो गजब चल रहा है भाई, जोक हो गया है। एक बात तो है, कम से कम मेलोनी जो है गाली देने की स्थिति में है। हमारे वाले को तो कहता है कैरियर खराब कर दूंगा, फिर भी बेचारे जी एक्सेलेंसी कहकर करके मुंह का पानी मैंने सूख गया। आप देखे उस दिन पीसी में क्या राष्ट्राध्यक्षों से ऐसे ही बात की जाती है, उनको एक्सेलेंसी ही बोला जाता है, ऐसी बात नहीं। वो आपने जो नहीं आपने जो बात रखी ना कि वाकई जब गली का गुंडा मजबूत हो और आपका कुछ मैं गुंडा नहीं बोला, मैंने कहा गली में किस तरह का आदमी हो तो कैप्चर कर रखा, गुंडा इज योर वर्ड मजबूरी हो जाएगी, नॉट माइन। चलिए मैंने मान लिया, लेकिन हम तो ये मान रहे हैं कि जिस तरह की प्रवृत्ति जो दिखा रहा है, दादागिरी कही, लगातार भारत के हितों के साथ अन्याय कर रहा है और मोदी जी को प्रशंसा दिखा दे रहा है। मोदी जी फूले नहीं समा रहे हैं। और सच्चाई यह है कि पूरे विश्व के उसके अहंकार के कारण विश्व आज इस स्थिति में है। एक व्यक्ति का अहंकार पूरे विश्व को आर्थिक तौर पे
और सैन्य तौर पे कमजोर मैं किया कहता है। हूं और कि सबसे पूरी हानि दुनिया के भारत लोगों को पहुंची है। चाहिए कि वो अमेरिकन भारत के को नागरिकों एजुकेट की करें, हत्या तक हो गई। उनको और जागृत करें कि इस बार तो चुना है, अगली बार जरा सोच समझ के काम करना, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं झेलते हो, दुनिया झेलती नहीं, है। अगली बार वैसे भी नहीं खड़ा हो सकते हैं वो। अरे सर, वो मानसिकता अगली बार वैसे भी आ नहीं खड़ा जाती हो है। सकते, दो ही भाई, टर्म ट्रम्प एक मेंटालिटी है। अमेरिका के लोग इसे ट्रम्प को एक व्यक्ति ने एक विचारधारा मानिए। हाँ, आज ट्रम्प ट्रम्प एक बैठे हैं, कल को कोई और आ जाएगा, एक विचार- बिहेव वो वैसे ही करेगा। एकदम आप ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं आप। जी। ये बात रखने की जरूरत है। ये अब वाकई यूएसए का लोग टॉलरेट डेमोक्रेटिक नहीं सिस्टम करेंगे। चलिए, अब आपको नई दिल्ली से ऑलरेडी आपको इनका लंदन- ग्राफ बहुत नीचे चल नई रहा दिल्ली है। से आपको लंदन ले चलते हैं। नैतिक- प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, तो क्या ट्रंप का बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, या ट्रंप की विचारधारा बिल्कुल अमेरिका की बदल गई है? आज तो इटली के प्रधानमंत्री के साथ बदसलूकी की, कहा एक फोटो के लिए गिड़गिड़ा रही थी, तो मैं अभी देखा मेलोनी ने भी काफ़ी कुछ भला बुरा कहा। भाई, ये वर्ल्ड स्टेज पे वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं तो कुछ सकारात्मक चीज़ें, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें तैयार, ये रीलबाजी शुरू हो गई। नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर हम देखें पिछले 4 महीने में, तो एक तरीके से उनको एक तरफ कर दिया गया है। वो जिस तरीके का सपोर्ट सोच रहे थे कि उनको मिलेगा यूके से, जर्मनी से, फ्रांस से, वो नहीं मिला, और उस चीज से वो आहत भी है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि ऑल्दो मैं रहता हूँ यहाँ यूके में, लेकिन मुझे एक्चुअली काफी चिंता हो रही है जो एमओयू के पॉइंट्स है। एक जो उसमें पॉइंट है ब्रिजेश जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है कि 60 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप जाएंगे उन पे कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद टैक्स हो सकता है, टोल टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अच्छा, और ये मुझे पॉइंट बात है काफी 60 डेज वाला, राइडर है? या अरे, तो उसमें जो है इस बात को, हाँ, उससे मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि उससे सीधे ऑयल और फर्टिलाइजर, जो हमारी 2 चिंताएं हैं भारत की, उस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि मतलब अमेरिका अपने निकलने के लिए दूसरों को 60 दिन बाद फंसवाए दे रहा है। एग्जैक्टली, सो जो डील हो रही है वो ईरान के इतने फेवर में हो रही है कि कई देशों के वो खिलाफ भी हो सकती है। एक तरीके से हम देख सकते हैं वो भारत या कई अन्य सारे देशों को उसमें उसका घाटा भी हो सकता है, क्योंकि मान लो अगर कोई टोल टैक्स अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से देना पड़ रहा है, तो उसका जो कॉस्ट है वो इन सारे देशों को और इन सारी चीजों के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा जो उसका एक जो कंसर्न है, मुझे लग रहा है कि जो है इसका जो सीधा जो इम्पैक्ट जो हमें भारत को पड़ सकता है, वो उसके इकोनॉमी और उसके रुपी और डॉलर का जो रिलेशनशिप है उससे, जब से हम वॉर देख रहे हैं उसका रुपया जो है बहुत शुक्रिया सर। कमजोर प्रोफेसर साहब, थोड़ा वक्त का भी अभाव है, मैं दुर्रानी साहब के पास चलता हूँ, इस्लामाबाद से कनेक्ट हमारे साथ। दुर्रानी साहब, ये जो शर्तें हैं, उस शर्तों में 60 दिन वाली बात जो अरुण कुमार जी ने कही, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मेरे से डिबेट में मिस हो गया था ये पॉइंट। 60 दिन के बाद क्या होगा हार्मूज में सर? सर देखें, अपना ब्रजेश भाई, जिसका मैंने आपसे पहले भी जब मैंने फिंगर पॉइंट रेज की थी, बेसिकली मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रहा था। अरे प्लीज कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया अभी, और अभी जो है ये ब्रेक, जी सर, अभी आया। ओह माय गॉड। और इसका मतलब क्या हुआ, और मैं आपको जैसे मैंने पहले बिल्कुल स्टार्ट में बात कही थी कि 13 जो पॉइंट्स जो थे वो ईरान के हक में है, और 1 पॉइंट जो है सिर्फ अमेरिका के हक में। हार्मूज फिर से बंद हो गया, आर यू श्योर? जी सर, आप बेशक चेक करवा लें। नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। जी, मुझे क्योंकि अभी जो मेरे जो मेरी टीम है उसने बेसिकली मुझे अभी एक मैसेज भेजा है, और मान लिया सर, आप प्लीज कंटिन्यू। 45 मिनट्स पहले, और उसने कहा है कि ईरान का आपने हॉर्मुज को दोबारा बंद करने का ऐलान, और खिलाफ वर्जी पर, यानी कि उस पर अगर आप उसको ब्रीच करेंगे तो बहरी जहाजों का निशाना बनाया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे छोटी सी मैं एक चीज ऐड कर दूंगा, जो मैंने अपने बिल्कुल शुरू में जो मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि पासदारान इनकलाब। आपको पता है ब्रजेश साहब के पासदारान इनकलाब जो है उनकी अपनी बहरी फौज भी है, यानी कि उनकी पानी की फौज उनकी अपनी है, उनकी फजा की फौज, हवा की फौज उनकी अपनी है, जमीन की फौज उनकी अपनी है। और अभी तक जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर जितने भी जो अटैक्स हुए हैं किसी भी जहाज के ऊपर, या उन्होंने उसको बंद किया है, या उसके अंदर उन्होंने उसमें जो बारूदी सुरंगें जो हैं वो इंस्टॉल की हैं, वो जो है वो आपकी इसी पासदारान इनकलाब की जानब से हुई है। और बिल्कुल पहली वाली बात को अगर आप आज के अभी इस न्यूज के आप जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल मेरी उस बात को यकीन हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बताई है, कि वहां पे जो रिजिडिटी है, जैसे ये जो हमारे बीजेपी के जो हमारे भाई बैठे हैं, इन्होंने बात की थी कि वहां पे कट्टरपंथी बहुत ज्यादा हो गई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बात की
कि वहां पे लोग जब करबला जाते हैं तो अपने कफन को साथ लेके आते हैं। तो सर बात यह है कि कोई भी किसी भी मजहब के अंदर जब लोग, बहुत सारे लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो क्या सर वो अपनी अस्थियां या वो इस तरह की चीजों को नहीं करते? मुसलमान जो हैं जब वो अपना हज पे जाते हैं तो वहां पे जमजम से अपने कपड़ों को धो के लाते हैं या सर इन चीजों को, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इन चीजों को ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए। और जब हम चीजों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं उससे कट्टरपंथी बढ़ती है, उसमें उससे आपके फनेटिज्म आपका इतना इतना बुरी शिद्दत से बाहर आता है कि आपकी पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाती है। हमारे भाई ने अभी यहाँ पे बताया है कि उनको कम से कम 4 से 5 डिके लगेंगे, यानी कि 40 से 50 साल लगेंगे उनको रीबिल्ड होने में। जी। और वो उसके बाद क्या होगा आपको सर ये भी अंदाजा होगा कि जब इससे सबसे पहले जब पहली दफा जब इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस को जब इन्होंने ब्लॉक किया था ईरान ने, तो आप ही के प्रोग्राम के अंदर ब्रजेश भाई मैंने सबसे पहले मैंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत किया, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इससे अभी पैसे लेना हमारे शुरू पास कर दो देंगे। खबरें हैं, एक आज होने वाली डील पोस्टपोन्ड हो गई, दूसरा हार्मूज फिर से बंद हो गया। हम लौट के उसी चौराहे पे आ गए जहां से बिल्कुल हमने आगे, शुरुआत बिल्कुल की आगे। थी। करेक्ट। और उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, वो आपका फनेटिज्म है, आपका जो आपकी कट्टरपंथी है। अभी मैं यहाँ पे मेरी अभी जो है थोड़ी देर पहले, यानी कि आपके प्रोग्राम से पहले जो था वो मैं एक और जगह पे मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर पेट्रोलियम की कीमत जो है 74 रुपीज पर लीटर उन्होंने कम की है पाकिस्तान के अंदर, और डीजल की जो कीमत है अभी 67 आपके यहाँ रुपीस। पेट्रोल किस रेट पे बिक रहा है सर? सर हमारे यहाँ पे पेट्रोल था 380 रुपीज का, और अब उसमें से 74 रुपीज अगर आप निकाल दें तो वो बन जाएगा आपको, आप निकाल लें। उसके बाद अगर वो 299 के ऊपर हम आ गया हमारा, और डीजल सर जो है बड़े हमारा वो खुशकिस्मतों की 311 74 पर रुपए लीटर कम पर। होते हैं, यहाँ तो बड़ा जी? मुश्किल है। 74 रुपए पर लीटर कम कर दिया। जी सर, जी सर, जी My सर, God. जी सर, 74 रुपए, अरे 74 बधाई हो लीटर सर आज आपको। डीजल आज पेट्रोल, ठीक है। लेकिन मैं जब मैं उनसे ये बात कर रहा था तो मैं उनको साथ में ये भी कह रहा था कि मुझे फियर ये है कि जो आज मुझे खबरें आ रही हैं, कल कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर पाबंदी लग जाए और फिर ये जो 70 ships रुपए की रेट जो बढ़ है। जी, जी, बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल। वक्त का सर अभाव है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर आप सबने बड़े संयम पूर्वक, सब्र पूर्वक और जानकारी से भरी हुई परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो आपको अयोध्या में राम मंदिर में दान में हुई चोरी के स्कैंडल के बारे में कुछ सनसनीखेज और एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे।